गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड। मैं आपका टीचर जेके शिवहरे। बीएससी फर्स्ट सेम के 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और चौथे पार्ट में हम लेके आए हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी है क्या, बहुत आराम से समझते हैं। यदि आप डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन यदि समझ में आ गया तो डेफिनेशन आप खुद लिख लेंगे, हालांकि मैं लिखवाऊंगा डेफिनेशन, लेकिन पहले मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर है क्या ये रेजोनेंस एनर्जी। तो देखिए, जैसे कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है आपकी, सपोज दैट ये स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये मान लो। अच्छा, ठीक है ना। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा, ऐसे रेजोनेंस हो जाएगा इसमें। ये देखिए, तो इसकी अगली जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी तो ये हो जाएगी CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो ये तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो इसकी हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी? तो हाइब्रिड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसमें आपको मैंने बताया था कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कोई भी बॉन्ड ना तो फॉर्मेट होता है ना ही कोई बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक होने का और फॉर्मेट होने का प्रयास होता है, उसी को रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे मैं इसका जो फ्रेम रख लूँ जरा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना। अच्छा, अब दिखाओ जरा, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होने का प्रयास हो रहा है, ऐसे ये डॉट डॉट हो गया, ठीक है। स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो तो फिर थोड़ा सा ऐसे डॉट डॉट करके इस पीले से दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होने का प्रयास हुआ और इस पर क्या आया? पार्शियल माइनस चार्ज आ गया और ये बॉन्ड ब्रेक होने का प्रयास हुआ और ये बॉन्ड बनने का प्रयास हुआ। तो देखो, डॉट डॉट से दिखा देंगे और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये है आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है ना। और ये रेजोनेंस है, ये पहला स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर है। अच्छा, ऐसा हुआ होगा तो क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुई होगी, अर्थात इसकी जो एनर्जी है, ये एनर्जी निश्चित ही इसकी एनर्जी से कम होगी। यदि मैं इसकी एनर्जी को मान लूं, इन दोनों में कौन स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। इन दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों की। अगर तीनों की तुलना करें तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। और आप अगर ये जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल जितने ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो अगर मैं इसकी एनर्जी मान लूं कितना, E1 और इसकी मान लूं मैं E2, तो आपकी रेजोनेटिंग एनर्जी होगी रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू E2 माइनस E1। यही रेजोनेटिंग एनर्जी है। अर्थात जिस मॉलिक्यूल्स की आप रेजोनेटिंग संरचनाएं शो कर रहे हो, उसकी हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी जो शो हुई है मैन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर से कुछ न कुछ जरूर कम होती है। उसी को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्यों कम होती है? क्योंकि जो रेजोनेंस बन रहे हैं इसमें उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। और दूसरे शब्दों में ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो जिस मॉलिक्यूल जितनी ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। अगर इसको ग्राफ में दिखाना चाहें तो ग्राफ में हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखो, ये हो गई आपकी इंटरनल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं इसको, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर हम देखेंगे इन दोनों में से ये जो हाइब्रिड और रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और हाइब्रिड में, इन दोनों में से किसी एक को ले लो जो मोर स्टेबल हो। तो इन दोनों में क्या कौन स्टेबल है? तो अगर मैं देखूं कि
इधर पर है मॉलिक्यूल जी CH टू डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना। और इधर पर है तुम्हारा CH टू सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, और ये हाइब्रिड और माइनस चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये जो गैपिंग है एनर्जी का, ये जो गैप मिला है, ये जो गैप मिला है यही रेजोनेंस एनर्जी है। यही क्या है? रेजोनेंस एनर्जी। ये है रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। अब रेजोनेंस एनर्जी की परिभाषा क्या होगी? देखो परिभाषा लिख लो, मैं बोल देता हूँ। क्या है रेजोनेंस एनर्जी? तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के मोर स्टेबल रेजोनेंस संरचना तथा उसकी हाइब्रिड रेजोनेंस संरचना की एनर्जी में कुछ अंतर होता है, जिसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। अर्थात रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू हाइब्रिड संरचना की एनर्जी एवं मूल जो इसमें से जो भी मोस्ट स्टेबल संरचना है उसकी एनर्जी का अंतर कहलाएगा रेजोनेंस एनर्जी। तो ये रहा है आपका रेजोनेंस एनर्जी। अब देखो रेजोनेंस एनर्जी की कंपेयर कैसे होती है? तो कंपेयर ऐसे हो जाएगी, देखो जिस जो जो हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो कंपेयर फॉर द डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस एनर्जी की कंपेयर होगी। एक ही मॉलिक्यूल्स की रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कंपेयर नहीं होगी। जैसे मैं देखूं जरा, ये है आपका CH टू डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया ये तुम्हारा। और ये है CH टू डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया तुम्हारा B। तो अब इन दोनों में किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? तो निश्चित ही B की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी A से। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि ये B मोर स्टेबल संरचना है। क्यों है मोर स्टेबल संरचना? क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है और इसमें रेजोनेंस कम हो रहा है। देखो इसमें रेजोनेंस करने के लिए 2 मल्टीपल बॉन्ड हैं और इसमें 3 बार। देखो इधर से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इसमें, ठीक है ना। तो जो संरचना जितनी ज्यादा स्थायी होगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही अधिक होगी। और देखो तुलना करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2A और B, और ये हो जाएगी आपकी C। तो आप जानते हो कि इसमें तो रेजोनेंस उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, और जिसमें रेजोनेंस उत्पन्न ही नहीं होगा उसकी तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी? 0। तो अगर हम रेजोनेंस एनर्जी इधर देखें तो इसकी तो 0 ही होगी। लेकिन इसकी ये मोर स्टेबल है तो C की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी कंपेरेटिव देन B से। और फिर ये सिस्टम हो जाएगा, आपका सीक्वेंस हो जाएगा रेजोनेंस एनर्जी का घटता क्रम, ठीक है ना। और कंपेयर करें, अच्छा मैंने उस दिन एक क्वेश्चन बोल रखा था और कहा था आप कंपेयर कर लेना, आप कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी ज्यादा स्टेबल है, इसको आप वीडियो में देखना पड़ेगा। जो मैंने दिया है, मैंने पार्ट 2 में दिया है वीडियो में, तो उसको आप देख लेना कि कौन ज्यादा स्टेबल है। मैंने उसमें एक क्वेश्चन दिया था आपको इस टाइप से, और एक दिया था 1 2 3 4 5 6, तो ये बेटा कहलाता है कौन सा? क्रॉस रेजोनेंस, क्रॉस रेजोनेंस, ठीक है। और ये आपका क्या है? लिंकेड रेजोनेंस या सिंपल रेजोनेंस, ठीक है ना। तो अब इसकी तुलना में जो क्रॉस रेजोनेंस होता है ये कम स्टेबल होता है कंपेरेटिव सिंपल रेजोनेंस, लिंक रेजोनेंस की तुलना में कम होता है। इसको क्रॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि देखना जरा, ये ऐसे भी रेजोनेंस कर सकता है और ये ऐसे भी
रेजोनेंस कर सकता है, तो ये क्रॉस कर जाएगा, जबकि ये सीधे सीधे होते हैं तो ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे कहीं, तो ये क्रॉस हो जाता है, इसलिए इसको क्रॉस रेजोनेंस कहते हैं। अगर इसको ए कहें हम और इसको बी कहें और इनकी रेजोनेंस एनर्जी की तुलना की जाए तो देखो जरा, ये कम स्टेबल है कंपैरेटिव इसके, तो बी की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी कंपैरेटिव ए की, ठीक है ना। अब आपको अगर इस टाइप की दे दिया जाए, मैं 2-4 क्वेश्चन और करवाता हूँ और उसको फिनिश करता हूँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं है, इसमें केवल रेजोनेंस एनर्जी में कंपेयर कराते हैं कि किसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होगी और किसकी ज्यादा होगी। देखो जैसे ऐसे जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे और ऐसे जैसे बेटा ऐसे जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो अब देखो जरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंपेयर करना है तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3, तो ये 3 पाई बॉन्ड है, तो हमें इसके साथ साथ इसकी क्वालिटी की भी तो कंपेयर करनी आनी चाहिए। ये क्या है, एरोमेटिक है, क्या है एरोमेटिक है, और ये सिंपल है, तो हम जानते हैं कि एरोमेटिसिटी आने से कंपाउंड में बहुत स्टेबिलिटी हो जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है ए की कंपैरिटिव में, इसलिए बी की रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी ए से, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रकार से हम इसकी अनेक रेजोनेंस, जैसे इसमें तुलना करना है, सपोज दैट क्या इसमें रेजोनेंस होगा। अब जिन बच्चों को ये पता ही नहीं कि इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, तो वो लोग रेजोनेंस एनर्जी की ना तो कंपेयर कर सकते हैं, ना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिनको ये पता ना हो कि कहाँ रेजोनेंस होगा, कैसे होगा, वो मेरी फर्स्ट वीडियो देख ले रेजोनेंस की, उससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये मैं एक सीक्वेंस और बता देता हूँ। रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/, एंटी एरोमेटिक। अगर संरचना एंटी एरोमेटिक है तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी, और एक प्रोपोर्शनल टू द क्या होती है, एरोमेटिक। यानी कि अगर मैं सीक्वेंस लिखना चाहूं तो इसका सीक्वेंस ही लिख सकते हैं हम कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो बहुत स्टेबल होता है और उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बहुत स्टेबल होता है। फिर नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सबसे घटिया क्वालिटी का स्टेबल होता है, अर्थात बहुत कम स्टेबल होता है। अगर मैं इसमें तुलना करूं तो ऐसे अब क्वेश्चन आएंगे आपकी, जैसे ये दे दिया उसने ए, बी और ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो आपको जानकारी होना चाहिए ये क्या है तुम्हारा, एरोमेटिक है, क्या है एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। तो अगर रेजोनेंस एनर्जी का हम क्रम देखें तो इसकी सबसे ज्यादा होगी ए की, फिर किसकी होगी, सी की, फिर किसकी होगी, बी की। इस टाइप से आप रेजोनेंस एनर्जी की कंपेयर कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई इसमें दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हाँ, यदि आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में दिक्कत आ रही हो तो मेरे चैनल में इसकी एक वीडियो डली है, उसको आप देख सकते हैं। मैं अब ये क्वेश्चन आपको देता हूँ, आपको इसमें कंपेयर करके बताना है ये की एनर्जी ज्यादा है कि बी की।
ये हो गया ए, ये हो गया बी, और दूसरा क्वेश्चन है आपका ये है, और जी ए है, ये बी है। इनमें से आपको अब आपको ये तय करके बताना है कि इसमें, चलो मैं इधर ज़्यादा कठिन नहीं करता हूँ, इधर में ऐसे लगा देता हूँ, इस ए और बी में किसकी ज़्यादा एनर्जी होगी और इसमें किसकी ज़्यादा एनर्जी होगी। चलो मैं इसमें आंसर बता देता हूँ, आप केवल ये बताना कि किसके कारण से। देखो ये बी की एनर्जी ज़्यादा होगी ए से, केवल आपको कमेंट्स में लिखना है इसमें कौन से रेजोनेंस के कारण ये एनर्जी बी की ज़्यादा हो रही है, कमेंट्स करके आप बताना, ठीक है। अगली वीडियो में आपको फॉर्मल चार्ज की दूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में इसकी अगली हेडिंग फॉर्मल चार्ज है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।